तो भाई सभी स्टूडेंट, कल आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है। तो वहाँ पर आप देखेंगे जो सेक्शन सी आने वाला है वहाँ डुएट डायरेक्ट नजर आएंगे। जो अभी 12वीं का पेपर कुछ पिछले दिनों हुआ है वो डुएट डायरेक्ट बड़े ही टफ आए हुए हैं। तो आपको यदि लगता है जी आप पे बन जाएँ तो पहली बात तो आप क्या कर सकते हैं भाई, 9:30 बजे अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके देखें तो जो पेपर में आंसर आएंगे वो यानी डायरेक्ट आएंगे, तो आप क्या है आपके आंसर मिल जाएंगे। पहली बात तो जी चलो तो इसके बाद तो ये तो अलग बात है। फिर इसके बाद आप चेक करेंगे भाई चलो वो ठीक है, हम पे कैसे बनने चाहिए, ठीक है, हम कैसे समझें हम पे कैसे बनेगा, ये सही है गलत है, ये पहली बात ज़रूरी है। तो वहाँ भी ये देखा जाए जो यहाँ पर ये पेस्ट बैंक के क्वेश्चन सारे हल करने जा रहे हैं, यानी बैंक के क्वेश्चन है, पेस्ट बैंक के क्वेश्चन। तो यहाँ सेंटेंस दिए गए, एक और आंसर दिए भी, आंसर पे बिल्कुल भी गौर नहीं करना है। जो यहाँ कॉन्सेप्ट बताया जाएगा सिर्फ कॉन्सेप्ट या फैक्ट बताए जाएंगे वो आपको सुनना है, ठीक है, इतना समझ में आया। चलो तो यहाँ आप देखें जो फर्स्ट क्वेश्चन है शायद आपको बन जाएगा ही डिड हिज वर्क वेल। यहाँ सिर्फ नेगेटिव ही बदलना है, चेंज टू नेगेटिव। तो इसको बस सिर्फ कुछ नहीं, आपको वर्ब समझनी कौन सी वर्ब है चलो बाद में बताते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर आप दूसरे पे आएंगे। दूसरा क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बार बार इसके 3 पैटर्न होते हैं। कैसे पूछता और ये हर बार आता है, 12वीं हो चाहे 10वीं हो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा। बहुत सारे 99% बच्चों पे ये बनने वाला नहीं है। तो आप समझें किस प्रकार से काम होता है। यहाँ नहीं देखना कभी आंसर से आ गया कैसे, बिल्कुल ना, अभी देखते हैं समझते हैं किस तरीके से आता है भाई। चलो आ जाओ। तो पहली बात तो यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है द बॉय इज माई कजिन, द बॉय हैज़ वन द रेस। इतना समझ में आया। यहाँ देखना 2 सेंटेंस दिए गए, एक यहाँ पर सेंटेंस दिया गया, एक सेंटेंस दिया गया। इतना समझ में आ रहा है। एक सेंटेंस ये यहाँ पे दिया गया है, एक सेंटेंस यहाँ पे दिया गया। इतना सा समझ में आ गया होगा। नीचे क्या लिखा है, कंबाइन द सेंटेंस इनटू अ रिलेटिव क्लाउज। क्या लिखा है, रिलेटिव क्लाउज लिखा है भाई। चलो तो भाई पेपर में क्वेश्चन ये 3 प्रकार से पूछता है। कैसे देखो, पहला क्या प्रकार होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन, मतलब सेंटेंस ऐसे ही रहेंगे, दोनों सेंटेंस रहेंगे, लेकिन पूछेगा कैसे, नीचे यहाँ पर चेक कर। तो पहला काम है इसका रिलेटिव पूछ सकता है, डायरेक्ट रिलेटिव लिख देगा, का लिख देगा, रिलेटिव लिख देगा, का लिख देगा, रिलेटिव लिख देगा, रिलेटिव लिख देगा। पहला तो उसका ये काम हो गया। दूसरा तुम्हें क्या लिख देगा, हु लिख देगा। तीसरा क्या लिख देगा, रिलेटिव क्लाउज लिख देगा। इतना समझ। यही क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछ सकता है, ये क्वेश्चन इसके बनते हैं। इतना बात समझ में आया। अच्छा आपको करना क्या है, ये जरूरी है। तो भाई जब भी ये तुम पे 2 क्लोज के सेंटेंस, डबल क्लोज के नहीं, 2 सेंटेंस दिए जाएं, कितने सेंटेंस दिए, 2 सेंटेंस दिए जाएं और नीचे ये लिखा हो रिलेटिव, कंबाइन द सेंटेंस, रिलेटिव में चेंज कीजिए, रिलेटिव का यूज कीजिए, है ना। तो कभी रिलेटिव बोलेगा कुछ ना करेगा, या हु बोलेगा या रिलेटिव क्लाउज बोलेगा, भाई तीनों का मतलब एक ही है। कैसे, आपको कुछ ना करना है, हु लगाना है ना, रुक जाना, अभी तसल्ली रखना है कि बस हु लगाने से ही सेंटेंस बन जाएगा। हाँ भाई दोनों सेंटेंस के बीच में हु लगाओ, लेकिन ना पहले सेंटेंस के बाद हु लगाओगे, फिर क्या करोगे, फिर तुमको करना है भाई इस हु लगने के बाद, जहाँ हु लगाओगे इसके बाद ना डायरेक्ट दूसरा सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं लिखना, तुम्हें डायरेक्ट क्या लिखनी है, एग्जी वर्ब लिखनी है। क्या लिखनी है, एग्जी वर्ब लिखनी है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देना, मेन वर्ब लिख देना और ऑब्जेक्ट लिख देना, ये आपका बन जाए। चलो फिर से समझते हैं। तो पहले तो क्या पूछेगा भाई, रिलेटिव लिखा देगा कहाँ पर, नीचे। चलो पेज ज़्यादा खिचड़ी से पक गया, नीचे समझते हैं। पहले तो लिख के देगा, या तो रिलेटिव लिख के देगा, या हु देगा, या रिलेटिव क्लाउज देगा। तीनों को मतलब एक ही है। देखना तो पहला सेंटेंस ये रहेगा तुम्हारा, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इतना शायद समझ में आया। अब तुमने हु लगाया, क्या लगाना है, हु लगाना है, और हु के बाद तत्काल में आपको क्या लिख देनी है, एक्जी वर्ब लिख देनी है, एक्सिलरी वर्ब। अगले सेंटेंस की सब्जेक्ट नहीं लिखना दूसरा सेंटेंस में। इतना समझ में आया। बस याद रखना 3 में से कुछ भी पूछे, 3 में से कुछ भी आपको पेपर में दे हो, चाहे यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन करे रिलेटिव में बदलिए, मतलब कंबाइन द सेंटेंस रिलेटिव में बदलिए, है ना, या दूसरा बोले हु में बदलिए, या तीसरा बोले रिलेटिव क्लाउज में बदलिए, भाई तीनों का मतलब एक ही है, हु लगाना है, 2 सेंटेंस दिए जाएंगे। समझ में आ गया होगा। चलो तो अब देखते हैं इन्होंने किया क्या है भाई, तुमको समझ सकते हो। यहाँ द बॉय इज कजन लिखा है, फिर देखो हु लगाया गया।
अब दूसरा सेंटेंस देखो भाई, जे लिखा गया दूसरा, तो यहाँ से देखना इसका सब्जेक्ट हटा दे, क्या लगा डायरेक्ट एक जगह से स्टार्ट, एक जगह क्या हैज़ है तो हैज़ वन द रेस, फिर आपको जम करते उतार देना। शायद समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया कमेंट बिल्कुल करें, अभी करें जस्ट तो दूसरा वीडियो आपको बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। ठीक, नीचे लिखा है राइट द सेंटेंस यूजिंग इन प्लेस ऑफ अनलेस। ठीक, अब भाई समझते हैं इफ अनलेस किस तरीके से यूजेस होता है। तो चलो आ जाओ। तो जो इफ की बात करते हैं तो इफ का जो मीन्स होता है वो यदि होता है। अनलेस की बात करते हैं तो अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। क्या होता है? यदि नहीं। इतना शायद समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब जो इफ होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस होता है। यदि अनलेस किसी सेंटेंस में लगा है तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। कैसा होता है? नेगेटिव होता है। मतलब इसमें नॉट छिपा होता है, अनलेस लगते ही नॉट छिपा होता है। यदि इफ है वो पॉजिटिव होता है। ठीक, इतना सा समझ में आएगा। ठीक है, इफ मीन्स यदि, अनलेस मतलब यदि नहीं। इतना पक्का समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। तो वही कहने का मतलब हमारा जी है, यदि इफ लगाया जाता है तो ये सब्जेक्ट कायम होगा, मतलब पूरा सेंटेंस कायम होगा, पॉजिटिव होगा। यानी इफ से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है पॉजिटिव होगा, तो इस साइड भी पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आया? यानी पहला सेंटेंस यदि इफ लगाया गया है, इसमें जे पॉजिटिव है, इसमें नॉट नहीं है, तो जे भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो समझ में, यदि इफ लगा और इफ के बाद यहाँ नॉट लगाया गया है तो इस वर्ड में भी नॉट होना चाहिए। मतलब दोनों साइडें क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। इतना बात समझ में आया? यदि जे पॉजिटिव तो जे पॉजिटिव, जे नेगेटिव तो जे नेगेटिव। इतना समझ में आया? अच्छा, यहाँ नॉट नहीं भी दिखाई तो लेसिंग वर्ड होगा। क्या होगा? लेसिंग वर्ड होगा। इतना सा समझ में आ गया। ठीक, अब देखो ऐसी अनलेस पे हैं। तो अनलेस की बात करते हैं तो भाई अनलेस में यहाँ नॉट है, क्योंकि इसमें नेट छिपा होता है, तो इसके साथ एक और नोट कभी भी दिखाई आपको नहीं देगा। तो इसमें यदि नोट लगा है तो इसमें भी नोट लगा होगा। सॉरी, मतलब अनलेस क्या तो नेगेटिव होता है, तो इसमें नॉट नहीं लगा, यानी कि अनलेस लिखा होगा तो इस वाले सेंटेंस में नॉट होगा। अगला जो दूसरा सेंटेंस होगा आपको वो नॉट का होगा, यहाँ इस सेंटेंस में नॉट नहीं होगा। यानी अनलेस लगा है तो अनलेस लगा है तो मतलब नॉट का ही काम कर रहा है। ये अगले सेंटेंस क्या होगा? नॉट होगा। या फिर यहाँ पर क्या होगा? लेसिंग सेंटेंस होगा। क्या होगा? लेसिंग सेंटेंस होगा। इतना समझ में आया? चलो, तो इन्होंने क्या किया है यहाँ देखें, तो भाई जो अनलेस वर्ड है वो तो नेगेटिव है, वो इफ़ में बदल दिया। तो इफ़ तो होता है पॉजिटिव, तो भाई जो आगे सेंटेंस लिखा गया इसको क्या करना पड़ेगा? आपको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। और नेगेटिव आप शायद बनाना जानते हो टेंस का। तो आप चेक करेंगे कि भाई हम अनलेस की जगह इफ़ रखा है, तो अनलेस तो नेगेटिव वर्ड था। क्या था? नेगेटिव। तो भाई इफ़ लगाया तो भाई अभी क्या काम नहीं, यदि जे नेगेटिव है तो जे भी नेगेटिव होना चाहिए। तो इफ़ तुमने यदि अनलेस की जगह इफ़ रखा तो जे तो भाई पॉजिटिव बनने वाला है। तो भाई एक उपाय तो ये है कि तुम इसको क्या बनाओगे? पॉजिटिव बनाओगे तो भाई ये सेंटेंस भी पॉजिटिव होने। लेकिन यहाँ पर लेसिंग वर्ड है, यू विल फेल। फेल क्या है? सही बात थोड़ी ना जी, क्या है? नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो क्या करेंगे अपन? इफ़ की जगह यानी अनलेस की जगह क्या करेंगे आप? इफ़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इफ़ लगा दिया तो भाई जो सेंटेंस तो मेरे यहाँ पर दिया गया कहाँ था? हार्ड तक। तो अपन जिस सेंटेंस देखना जी कहाँ का है भाई, तो यहाँ देखें यानी सब्जेक्ट के बाद आपको क्या दिया? B1 दिया गया। तो भाई B1 या B5 नज़र आ जाए तो ये आपका प्रेजेंट टेंस होता है। वो प्रेजेंट टेंस का जब नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट और डू वर्ड आ जाता है। क्या आता है? और नॉट आता है, और फिर आपकी B1 आती है। कौन सी आती है? B1। इतना समझ में आ गया होगा सर। तो अब जी आपको पता ही होगा कि प्लूरल के साथ डू लगाते हैं और सिंगुलर के साथ डज लगाते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। चलो, तो भाई इन्होंने जो प्लूरल था क्या? यू। कौन था? यू आपका प्लूरल था, इसलिए डू लिखा है, नॉट लग दिया और वर्क भी बनता है तो हो गया हार्ड का हार्ड। तो जो आपका सेंटेंस यहाँ सही हो गया, यानी ये नेगेटिव बन गया। यू विल फेल जी तो नेगेटिव सेंस दे ही रहा है, तो आपका ये एकदम सेंटेंस सही बन गया। समझ में आया? जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है एकदम कमेंट कर सकते हैं। इसकी जो फ़ोटो है यानी जो इसका फैक्ट है
वो आपको चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। याद रखना 9:30 बजे आपको पेपर का एकदम सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, याद रखना। चलो अब आते हैं भाई सो दैट पे आते हैं। यहाँ दिया है अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम इजली। तो भाई जो अमन है बड़ा ही इंटेलिजेंट हुआ है और ही कैन वो कर सकता है, इस एग्जाम को ईजिली पास कर सकता है, आसानी से पास कर सकता है। ये तो समझ में आया। नीचे क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, मतलब सो दैट का यूज करना है। फिर हो जाते हैं यहाँ नीचे आंसर पे देखने की जरूरत ना है, फैक्ट समझने। तो वही जब भी कैसे अपन पता कर सकते हैं कि सो दैट का यूज कैसे करें, तो पहली बात आप चेक करेंगे भाई सब्जेक्ट होगा और इसके बाद आपको एडवर्ब नज़र आएगी, ठीक है। और यहाँ पे या तो आपको वेरी नज़र आएगा या आपको डबल टू नज़र आएगा, सो नज़र आएगा। तीन चीज़ें आती हैं। और इसके बाद जो आपका यहाँ होता है एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, वो भी नेगेटिव वाला, ठीक है। एक सेंटेंस जो होता है, फिर आपका यहाँ क्या हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब जो दूसरा सेंटेंस रहेगा वो कहीं में रहेगा, तो जो दूसरा सेंटेंस है वो आपका, ये तो आपको पहला क्लोज करा है, क्योंकि भाई सो दैट में कितने होते हैं, दो सेंटेंस होते हैं, तो जो पहले क्लोज में जे होगी, जे कंडीशन होगी। तेरी बात समझ में आया? अब दूसरे सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, इसके बाद कैन होगा। क्या होगा? कैन होगा। और कैन के बाद अपना B1 होगा और ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आया इतना? चलो अब बनाते हैं। तो भाई यहाँ पर इन्होंने जो अमन लिखा है, अमन आ गया है। यहाँ देखो बेरी दिया गया, क्या दिया है, बेरी। तो बेरी की जगह अपन क्या लगा देंगे, सो लगा देंगे। इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट, क्योंकि भाई सो का यूज करना है, दैट का यूज करना है, तो बेरी की जगह अपन ने क्या लगा दिया, सो लगा दिया। और दैट क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है। क्या करता है, दो सेंटेंसों को दैट जोड़ता है। इतना समझ में आया? ठीक। तो दो सेंटेंसों को जोड़ता है कौन, दैट। तो भाई अपन ने किया क्या है कि बेरी की जगह क्या लगा दिया, सो लगा दिया और आगे सेंटेंस क्या कर दिया, दैट से जोड़ दिया। तो इस तरीके से बन गया जी। आसान था, दूसरा बड़ा कठिन होगा। तो इससे जो आगे वीडियो बनने वाला वो भी जरूर देखना है ना। तो चलो जी, शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, पैसो वाइज पे आते हैं जी। और तुम्हारे यहाँ पे आसानी से बन जाएगा। पैसो वाइज समझते हैं। तो पैसो वाइज आपको यहाँ दिया गया 11 नंबर पे, यहाँ दिया है ही टीचेस हिंदी दिया है और लिखा है चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो भाई सारे फैक्ट तो पहले यहाँ पर चैनल पर डल गए हैं, टेलीग्राम चैनल पे। तो पहले तो पर समझते हैं, जब भी यहाँ पैसिव वॉइस बनाने वाली बात करें तो आपको जो यहाँ सेंटेंस दिखा गया है वो आपको पहचानना है किस टेंस का है, क्योंकि जितने भी टेंस हैं सबके पैसिव वॉइस अलग अलग होते हैं, यानी 8 पैसिव वॉइस होते हैं। तो जो सेंटेंस यहाँ ही टीचेस हिंदी लिखा गया है, तो यहाँ भाई देखें तो जो टेंस कहाँ का है, तो टीच की वर्ब देखें तो टीच होती है, दूसरी का होती है टॉट होती है ना, तीसरी भी टॉट होती है, फिर होती है क्या होती है, टीचिंग होती है B4, और B5 होती है आपकी टीचर्स होती है, ठीक है। इतना समझ में आया? यानी ये आपकी B1, ये आपकी B2, ये आपकी B3 और ये आपकी B4 और ये आपकी B5। इतना सारा समझ में आया होगा। तो आप चेक करें कि यहाँ पर क्या हुआ है, टीचर्स हुआ है। तो ये भाई इतना समझ में आया। चलो अब टेंस समझते हैं। कहने का मतलब सब्जेक्ट के बाद B1 या B5 आता है तो आपका प्रेजेंट टेंस होता है। तो भाई यहाँ क्या है, B5 आया, अभी चेक किया था टीचर से, वो क्या है, B5। तो यानी प्रेजेंट का है, वो प्रेजेंट का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो अपन समझते हैं। और वो भी प्रेजेंट कौन सा, इंडेफिनिट है, क्योंकि भाई अलग अलग सबके अलग बनते हैं पैसिव वॉइस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ ना करना है, यानी आपको
सब्जेक्ट था और यहाँ B1 दिया था और B5 दिया था, यानी टेंस का काम था, वो ऑब्जेक्ट दिया था। जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो इसका जो सब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट इसका जो भी है, तो ऑब्जेक्ट यानी बनेगा सब्जेक्ट, जो B5 है वो आपका बनेगा B3, जो आपका सब्जेक्ट है वो बनेगा ऑब्जेक्ट। तो बाय लगा के बनता है, तो बाय लगा के क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। ठीक, इतना समझ में आया? तो आपकी जो B3 बनी है यहाँ, B3 से पहले एग्जवर्ब होनी चाहिए। तो एग्जवर्ब कौन आएगी, तो यहाँ एग्जवर्ब लेंगे अपन कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी इज आर एम लेंगे। तो समझ में आया? चलो, तो क्या कर सकते हैं, अब देखो कि भाई यहाँ पर जे हिंदी है जी क्या बनेगा, आपका सब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट आप हिंदी बनाओगे, हिंदी आपने सब्जेक्ट बना दिया है ना। और जो क्या था, ही था, यानी जी भाई पीछे वाला आगे आएगा, आगे वाला पीछे जाएगा। तो भाई जो ही है वो लास्ट में जाएगा लेकिन बाय लगा के। तो क्या का ही का क्या बनेगा, हिम बनेगा। क्या बनेगा, हिम बनेगा। इतना समझ में आया? अब जो वर्ब थी टीच, इसका बनेगा B3। तो अभी B3 हमने बताया था भाई किस प्रकार से B3 बनता है ना। टीच का B3 कैसे बनता है, क्या होता है, टॉट होता है, यानी जे होता है। B2 भी B3 भी, तो यहाँ क्या लिख दोगे, टॉट लिख दोगे। ठीक, इससे पहले एक जो आनी चाहिए। तो हिंदी क्या है, एक है, यानी हिंदी एक ही सब्जेक्ट की बात करना, तो यहाँ क्या लगा देंगे, सिंगल के साथ इस लगा देंगे। तो इस तरीके से आपका जो पैसिव वॉइस बन जाएगा। शायद आपको समझ में आएगा, आ गया होगा, आ गया। तो इसके आगे वीडियो आगे बनाते हैं, पहले आप ये देख लें। यदि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करें, फिर इसके आगे वीडियो अभी बनाते हैं। जल्दी आपको कमेंट करने की ज़रूरत है, जल्दी जल्दी क्या करें, देखें और कमेंट करें, आपको तुरंत दूसरा वीडियो दे दिया जाएगा। और याद रखना 9:30 बजे आपको, है ना, पेपर का सारे मिल जाएंगे DS डायरेक्ट। तो लाइक करें, और यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।